वंदे मातरम भैया बहनों। अपना पार्ट 2 नए राजा और उनके राज्य। वही बात, आगे का प्रकरण चलते हैं, आगे का प्रकरण पढ़ते हैं। नए नए क्षेत्रों में जो सामंत थे, जो भूस्वामी थे, वो ज़्यादा मजबूत होते गए और वो फिर राजा का कहना नहीं माने और वो एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करे। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजा बने और उनके राज्यों का विस्तार हुआ, उनके राज्य बने। उसी का प्रकरण आगे, प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दश सत्य भी नहीं हो सकते, यानी इनमें ऐसे ब्यौरे भी लिखे जाते हैं कि जिसको अपन सत्य नहीं मान सकते, उनको 100% सत्य नहीं कह सकते। लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। यानी ये प्रशस्तियां ये बताती है कि शासक अपने आप को कैसे प्रदर्शित करना चाहता है, कैसा अपने आप को बताना चाहता था। मिसाल के लिए सूरवीर विजय योद्धा के रूप में वे विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। ये प्रशस्तियां कौन रचता था? विद्वान ब्राह्मण। एक है नागपट की उपलब्धियां। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र, सिंधव यानी सिंध, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा कि राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गई जब वे राजकुमार थे, यानी तब तो राजा ही नहीं बने थे वो। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्र युद्ध को विजित किया। उन्होंने वंग यानी बंगाल का हिस्सा, अनर्थ गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी, तुरुष्क तुर्क, वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे, यानी राजा जब ब्राह्मण के ऊपर प्रसन्न हो जाते थे तो उनको भूमि अनुदान के रूप में, भूमि उनको दान के रूप में देकर क्या कर देते थे, उनको पुरस्कृत करते थे, उनको इनाम देते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिया जाता था। यानी ये प्रशस्ति, ये अनुदान किस पर लिखे जाते थे? तांबे के पत्र पर, ताम्र पत्र, तांबे का पतला आपने जो कागज है वैसे कागज बनाया जाता था और उस पर उल्लेखित किया जाता था। 12वीं शताब्दी में एक बृहत संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। जैसे 21वीं शताब्दी चल रही है अभी, तो 12वीं शताब्दी में संस्कृत में एक काव्य रचा गया जिसमें संस्कृत के कश्मीर के जो राजा थे उनका वर्णन मिलता है। इसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। यानी कल्हण ने क्या किया, जो संस्कृत में काव्य की रचना की उसका आधार उसने बनाया एक तो शिलालेख, यानी शिलालेखों से उसने प्रमाण प्राप्त किए, दस्तावेजों से प्राप्त किए, और जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जैसे किसी भी घटना का कोई आंखों देखा हाल वर्णन करने वाला हो, उससे उसने वो सूचनाएं बटोरी और अपने काव्य में लिखा। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। यानी 12वीं सदी में एक बहुत ही असाधारण ग्रंथ था, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ था। अब आगे है धन के लिए युद्ध। भाई राजा थे, अपने राज्य को फैलाने के लिए उनको क्या करना पड़ता था? युद्ध। और युद्ध करने के लिए उनको क्या चाहिए? धन। धन के लिए युद्ध। यानी धन प्राप्त करने के लिए युद्ध करना। ये आपने ये गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था, ठीक है। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे, दूसरे क्षेत्रों पर भी अपना नियंत्रण रखना चाहते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर, गुर्जर प्रतिहार,
राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की। कौन सा? कन्नौज नगर। इसमें कौन कौन था? एक तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश, यानी 3 वंश थे और तीनों वंश कन्नौज को प्राप्त करने के लिए युद्ध करे और इसलिए इतिहासकार इसको त्रिपक्षीय संघर्ष या त्रिपक्षीय युद्ध बोलते हैं। जैसा कि हम देखेंगे, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद, यानी अफगानिस्तान है, वहां का एक शहर है गजनी। ये गजनी कहाँ है? अफगानिस्तान में। और इस गजनी का कौन है? महमूद, राइट? सुल्तान महमूद। ऐसे शासकों में सबसे प्रसिद्ध है उसने 997 से, कब किया? 997 से लेकर 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था और उसका निशाना क्या था? उसका मेन टारगेट क्या था? संपन्न मंदिर, जहां पर दान ज्यादा आता हो, जो मंदिर धनवान हो, वो मंदिर जिसका महत्वपूर्ण उदाहरण है गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च किया। यानी यहाँ से, अपने भारत से, अपने हिंदुस्तान से जो गजनी का महमूद सुल्तान महमूद था, वो धन ले गया, सोमनाथ मंदिर को लूटा, उसने क्या काम में लिया? गजनी में राजधानी बनाने में काम में लिया। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था और उसने अल बेरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद, यानी इतिहासकार कौन था इसके समय? इतिहासकार अल बेरूनी। और इसने कौन सी किताब लिखी? किताब अल हिंद। कौन सी भाषा में लिखी? अरबी भाषा में। ठीक है, यानी सुल्तान महमूद के साथ एक इतिहासकार था अल बेरूनी, वो यहाँ के अपने भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में लिखता था और उसने किताब लिखी, किताब अल हिंद, अरबी भाषा में लिखी। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बेरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। यानी अल बेरूनी ने जो किताब अल हिंद लिखी, इसको लिखने के लिए उसने क्या किया? संस्कृत के विद्वानों से भी चर्चा विमर्श किया, विचार विमर्श किया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। यानी इनका शुरू का नाम क्या था? चाहमान, और चाहमान बोलते बोलते इनको क्या बोलने लगे? चौहान। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। यानी चौहानों का राज्य कहाँ था? दिल्ली और अजमेर के आसपास। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गहड़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय।
ये 1168 से 1192 तक शासक रहा, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरी साल 1192 में उसके हाथों हार गया। क्यों हार गया? क्योंकि जब महमूद गोरी युद्ध हार के भाग रहा था तो उसको पृथ्वीराज चौहान ने मारा नहीं, उसको माफ कर दिया। इस वजह से दूसरी बार 1192 में इसको हार का सामना करना पड़ा। अब है चोल राज्य, नज़दीक से एक नज़र, उरेयूर से तंजावुर तक आगे का प्रकरण है। उरेयूर से तंजावुर। चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुटरियार नाम से एक प्रसिद्ध छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। यानी कावेरी का जो डेल्टा था उसमें एक परिवार था, उसका नाम था मुटरियार। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे, यानी उनके अंडर में रहते थे। उरैयार के चोलवंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुटरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया और उसने वहां तंजावुर शहर और निसुम्बशुदिनी देवी का मंदिर बनाया। कहां पर? कावेरी के डेल्टा में। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, यानी इसमें शक्तिशाली चोल शासक कौन सा था? राजराज प्रथम। नौ सौ 85 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया और राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर भी हमला किया। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। किसने? चोल शासकों में राजराज प्रथम का पुत्र था राजेंद्र प्रथम। यहाँ तक आप इस पाठ को अच्छी तरह अध्ययन करोगे और साथ के साथ याद करते हुए चलोगे। धन्यवाद।